तो हम पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, इनकी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। लेकिन मैं 12 साल के अपने जीवन काल पाकिस्तान में हंसी का बहुत पात्र बना और शायद मुझे इस बात का गुस्सा था कि एक राष्ट्र जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता दी हो, पूरी दुनिया में लोहा अपने ज्ञान का मनवाया हो, जहां चाणक्य जैसे लोग पैदा हुए हों, उसको एक छोटा सा 4 राज्यों का देश जो बौना राज्य है वो आपके बराबर में आके खड़ा हो जाता है। और हम ये मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान है। पाकिस्तान की न ज्योग्राफिकली, न पॉलिटिकली, न इकोनॉमिकली हैसियत नहीं है। आपके घर में रखे हुए डस्टबिन से ज्यादा पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि 5000 साल पुरानी सभ्यता के लोगों ने उस डस्टबिन को अपने बेडरूम में रख लिया है और सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान के पास और जिस सभ्यता की बात, क्योंकि पाकिस्तान में तो यह यकीन है लोगों को कि पाकिस्तान को जिन्ना साहब ने नहीं बनाया है, कतई नहीं बनाया है। पाकिस्तान को अल्लाह मियां ने बनाया है और किसी खास मकसद के लिए बनाया है। और वो सभ्यता जो 632 में मोहम्मद साहब के जाने के बाद पूरी दुनिया में फैली, उस सभ्यता ने, उस मजहब ने 1400 साल में दुनिया की किसी सिविलाइजेशन को एक सुई बना के नहीं दी। और वो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी को, एक ऐसी सोच को जिसमें सिर्फ वायलेंस है, सिर्फ वायलेंस है, वो कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, पूरी दुनिया में फैला दिया है। इससे बढ़िया तो कोका कोला की भी मार्केटिंग नहीं हुई होगी। लेकिन हम सब ये गा रहे हैं, उस नैरेटिव को चला रहे हैं आगे। अब तो कुछ संगठनों को भी लगने लगा है जो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो उनके भी बड़े बड़े ओहदेदार ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम शांति का संदेश दे रहा है। मुझे नहीं पता यूरोप का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां शांति स्थापित है। सब 57 देश हैं इस्लाम के, उसमें किसी में शांति स्थापित हो। और आपके देश में सिर्फ एक राज्य है जहां 70% मुसलमान रहते हैं संवैधानिक तौर पे, जिनका संविधान अलग है, जिनके कानून अलग हैं। वो भारत के अंदर, रिपब्लिक भारत के अंदर, सेकुलर भारत के अंदर एक 2 नेशन थ्योरी को जन्म देने वाला राज्य बन चुका है। उसके बाद वहां जो भी कुछ हो रहा है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है। तो मुझे लगता है कि हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है क्या? ये वो राज्य, ये वो देश, ये वो सभ्यता जिसमें हर बात तर्क से की जाती थी, हर बात के ऊपर शास्त्रार्थ होता था। भाई, आप शास्त्रों की बात करते हैं, आपके पास तो कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। आपके तो त्योहारों में एक त्योहार ऐसा आता है कि आप उस दिन शस्त्र की पूजा करते हैं। लेकिन यह दुनिया की पहली ऐसी कौम है, शास्त्र पढ़ती नहीं है, शस्त्रों की पूजा करती है, और संकट आता है तो डंडा चलाते हैं और शांति की बात करते हैं। हम
5000 साल पुरानी सभ्यता के आदर्शों में रहते हुए आज के इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपने दोस्त खोने होंगे। समाज में सबसे तारीफ कराने का आपका जो ख्वाब है उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप राष्ट्र के प्रति 1% भी वफादार हैं तो। यह नहीं हो सकता कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम भारत माता का 50 बार जोर जोर से गुणगान करें, नारे लगाएं। यह तो सबसे आसान काम है। ये जो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं कि आप बताइए, मैं राष्ट्र के लिए जान देना चाहता हूं। मेरी उन सब से विनती है जो यहां हैं, जो बाद में सुनेंगे मुझे एक भी आदमी भारत में ऐसा नहीं चाहिए जो राष्ट्र के लिए अपनी जान देना चाहता हो। एक भी नहीं चाहिए मुझे। मैं उन लोगों का स्वागत करना चाहता हूं जो राष्ट्र के नाम पे किसी की जान ले सकें। और यह जान किसी निहत्थे आदमी की नहीं चाहिए मुझे, किसी मुसलमान की, किसी सिख की, किसी क्रिश्चियन की नहीं चाहिए। इस देश के अंदर और इस देश के बाहर जो भी गद्दारी कर रहा है, जो इस राष्ट्र को खोखला कर रहा है, जो इस सभ्यता को खत्म करना चाहता है, जो निजाम मुस्तफा स्थापित करना चाहता है, उससे लड़ते लड़ते मारे जाने वाले आदमी के साथ मैं खड़ा हूं। हम इस नैरेटिव को कहेंगे तो समाज में होगा, देखिए साहब वायलेंस की बात कर रहे हैं, देखिए दीवार बांटने की बात कर रहे हैं। तो आपने तो 700 साल पहले भी बांटने की बात नहीं कही थी। आपने तो 700 साल पहले भी सबसे कहा आप भी आ जाइए, हम सबका स्वागत करते हैं। और आधुनिक भारत में, आजाद भारत में आज भी 27 देशों के इलीगल माइग्रेंट रह रहे हैं इस देश के अंदर। इस देश में तो सरकारें एग्जाइल में चल रही हैं, हम तब भी कुछ नहीं कह पाए। 700 साल तक नहीं कहा, 70 साल से चुप रहे, और आज स्थिति यह आ गई है कि शायद आप लोग गांधी धाम में बैठे हुए हैं। सुबह बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग एयरपोर्ट गए, बहुत सारे बुके भी उन्होंने दिए, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया कि किस तरीके से आपके बॉर्डर एरियाज में आपकी गिनती जैसे ही कम हुई, आपने पलायन करना शुरू कर दिया। और इस बात को समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, यह भारत के राष्ट्रवादियों की आंखें खोलने के लिए इससे बड़ी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि आपको लगता है आप गांधी धाम में हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हैं। चेन्नई वाले कहते हैं यहां तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा इंतजार कीजिए, जाइए पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर। 1935 में वहां की जो किताबें हैं, वो जो अखबार हैं, उनको पढ़िए। जो 10-12 पागल आजकल इस देश के अंदर घूम रहे हैं, जगह जगह जा जा के देश के बारे में बता रहे हैं, उस वक्त 1935 में भी लाहौर में लोगों ने कहा कि यह होने वाला है, इसकी तैयारी हो गई है। लोग कहते थे क्या बात कर रहे हो, हम तो सालों से एक साथ रह रहे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा खान पीन एक सा है, हमारा जीना मरना एक सा है। जो लोग 1935 में यह बात कह रहे थे, 1940 में कहने लायक नहीं बचे, उनका नामो निशान मिट गया। आपने 1935 से नहीं सीखा, आपने 1947 से नहीं सीखा। इसलिए जम्मू कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इसी देश के मूल निवासी कश्यप ऋषि की संतानें, जिनका असली हकदार थे कश्मीर में, रात के अंधेरे में मस्जिदों का, कुरान का हवाला दे देकर आपने कत्ल गारत की, और 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को आपने कश्मीर से बाहर निकाल दिया। इस देश में एक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि यह कश्मीर की समस्या थी। और अब उनके बसाने के लिए मन्नतें की जा रही हैं, जो वहां के मूल निवासी थे, हजारों साल की उनकी सभ्यता थी। वो बेचारे
जो कल तक बड़े करोड़पति थे, आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में दिल्ली हाट के सामने एक आईएनए बाजार लगा हुआ है। उसकी फुटपाथ पे वो लोग जिन्होंने कभी 15 डिग्री टेम्परेचर नहीं देखा, वो 45 डिग्री टेम्परेचर में सिगरेट और पान की दुकान कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को उनकी तकलीफ में कभी साथ नहीं खड़े हुए, इसलिए ये देश इतनी पुरानी परंपरा के बाद 70 साल में अपने अंत की तरफ आ गया है। मालदा में कुछ होता है, करीमगंज में कुछ होता है, कायमगंज में कुछ होता है, रामपुर में, अलीगढ़ में, हम चुप, हम होने देते हैं। लिहाजा हमने यहां तो वंदे मातरम गाया, पूरा गाया। वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है, लेकिन 71 साल में कोई नियम नहीं बना भाई कि इस गीत को जो गाएगा वही भारत की पार्लियामेंट में पहुंचेगा और जो नहीं गाएगा उसे हम पार्लियामेंट से निकाल बाहर करेंगे। लिहाजा जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को गाली देने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। संबल नाम की एक जगह है मुरादाबाद में, जो पहले तहसील हुआ करती थी, अब जिला हो गया। उसके बारे में बहुत पहले गूगल पे जब जाते थे तो पता चलता था कि एशिया की सबसे जाहिल जगह है, सबसे कम लिटरेसी रेट है। उस शहर से एक एमपी जीत के आता है, लगातार जीतता है, और पार्लियामेंट में शपथ लेने के बाद कहता है कि वंदे मातरम किसी कीमत पे नहीं गाऊंगा, ये इस्लाम के खिलाफ है, और वो चुन के भी आ जाता है। इस बार तो 4-5 आ गए हैं, एक ही सोच के हैं। 5 मेरी उसी यूनिवर्सिटी से आए हैं जहां मैं पैदा हुआ था। क्योंकि हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है। हमारे घर सुरक्षित नहीं है। मेरठ में, मलियाना में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, आधे से ज्यादा बंगाल में, आसाम के अंदर आपको स्थिति की गंभीरता नहीं पता। लोग घर छोड़ के जा चुके हैं। इसलिए दिल्ली में कुछ इंटेलेक्चुअल्स सेमिनार के अंदर कहते हैं मुल्क तो बटेगा इस बार, 100% बटेगा, लेकिन इस बार आपको तय करना है कि कहां जाना है। हम नहीं जाएंगे इस बार कहीं। लिहाजा आप कुछ चीजों को इग्नोर करें, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस थॉट में पैदा हुआ हूं। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि यकायक एक भीड़ जो है चांदनी चौक में मंदिर को तोड़ देती है। ये इसलिए नहीं हो कि मंदिर को तोड़ना था। ये देश भर में जो हंगामा मचा हुआ है, आप सबको लगता होगा ये घटनाएं हैं। मैं नहीं मालूम कि मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा, लेकिन हम सब के सामने जो मैं कह रहा हूं आपको 5 साल बाद पता चलेगा। एक संकट पैदा किया जा रहा है इस देश में, क्योंकि जो लोग ये चाहते थे कि ये सरकार ना आए, सरकारों का विरोध हो सकता है, सरकार से विरोध हर एक को करना चाहिए अगर विरोध का मामला है, लेकिन सरकार की आड़ में जो लोग देश का विरोध कर रहे हैं और देश के खिलाफ हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने रविवार को युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों से एक पंजीकरण फॉर्म भरने को कहा, जिसमें उनकी लोकेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हों जो उन्हें निकालने में मदद कर सके। दूतावास ने कहा, भारतीय दूतावास कीव यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध करता है जो अभी तक अपने संबंधित पते से प्रस्थान नहीं कर सके हैं और तत्काल वहां से निकलना चाहते हैं, वो तत्काल इस फॉर्म को भरें। फंसे हुए नागरिकों को अपना ईमेल, नाम, पासपोर्ट नंबर, आयु, लिंग, स्थान,
वर्तमान प्रवास का पता, यूक्रेन में संपर्क नंबर, भारत में संपर्क नंबर और उनके साथ रहने वाले भारतीयों की अतिरिक्त संख्या साझा करने की आवश्यकता होगी। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अंद्रम बागची ने शनिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जानकारी दी थी कि सूमी और खार्किव क्षेत्र को छोड़कर बड़ी संख्या में भारतीय वास्तव में उनमें से लगभग सभी अब यूक्रेन छोड़ चुके हैं। बाद में पता चला कि खार्किव क्षेत्र से प्रत्येक भारतीय नागरिक को निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंद्रम बागची ने कहा था कि मुख्य फोकस सूमी क्षेत्र पर है। इस बीच यूक्रेन में भारत के राजदूत पार्थ सप्तथी ने कहा कि भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों ने इस अशांत समय के बीच अत्यधिक परिपक्वता और धैर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खार्किव के मामले में भारी गोलाबारी के साथ एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र होने के बावजूद दूतावास ने प्रत्येक नागरिक को सक्रिय करने के लिए लगातार और निरंतर प्रयास बनाए रखा है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।